स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई तरह की टेस्ट सीरीज जिसमें हम लोग बात करेंगे हिंदी के क्वेश्चन आंसर के ऊपर। दोस्तों हिंदी में कहीं ना कहीं आपको डाउट रहता है और याद रखें हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी वजह से जीएस टेस्ट सीरीज की तरह ही मैं एक हिंदी की टेस्ट सीरीज आज लाया हूँ और इसमें क्या करूँगा, डेली 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर डिस्कस करूँगा और आपको बताना। तो आइए फटाफट बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दे रहा है, जल्दी से आपको बताना है अल्प प्राण वर्ड कौन सा होता है। बात आती है कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा सर अल्प प्राण क्या होता है। दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण दोस्तों उसको कहते हैं जिन व्यंजन शब्दों को बोलने में, ठीक है, कम वायु निकलती है मुख से, उनको अल्प प्राण कहते हैं। जिनको बोलने में ज़्यादा वायु निकलती है उनको महाप्राण बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ, जैसे क बोलेंगे तो कम वायु निकलती, ख बोलेंगे तो ज़्यादा निकलती है, ग बोलेंगे कम वायु निकलती, घ बोलेंगे तो ज़्यादा निकलती है, ठीक है, अंगा बोलेंगे तो कम वायु निकलती है, ठीक है। याद रखिए क, ग और अंगा ये 3 ऐसे हो गए जिसमें कम वायु निकलती है मुख से। इसी तरह से च में कम, छ में ज़्यादा, ज में कम, झ में ज़्यादा, इया में कम, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए वही, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग क्या होता है, ये अल्प प्राण वाले हैं, और दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग किसको इंडिकेट करते हैं, महाप्राण को। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है क और ग, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क और ग, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या गलत है दोस्तों, थ और द में, तो त के बाद थ, ये तो आपका महाप्राण हो गया, और आपसे पूछा कि अल्प प्राण है तो गलत हो जाएगा। प के बाद फ आता है, ये भी महाप्राण हो जाएगा, आ भी महाप्राण में आ जाएगा, इस वजह से 3 गलत हो गए। क और ग आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नांकित में से क्या होगा। बड़ा कठिन क्वेश्चन है, आधे लोगों को सालों लग जाएगा इस क्वेश्चन का अर्थ निकालने में, ठीक है, कि सर पूछना क्या चाह रहा है। फिर से पढ़ो, बड़ा टेंशन होगा आपको। वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नांकित में से क्या होगा। अरे बेवकूफ़ बना रहा है आपको। आप एक बार बताओ वाक्य का निर्माण कैसे होता है, शब्दों से मिलाकर वाक्य निर्माण होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये मैंने आपसे कहा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, राम एक शब्द है, स्कूल शब्द है, जाता शब्द है शब्द है, शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो वाक्य का निर्माण शब्दों के मेल से होता है, तो अनुच्छेद का निर्माण कैसे होता है, वाक्यों के मेल से। ढेर सारे वाक्यों को मिलाकर के एक अनुच्छेद मिलते हैं। अरे आपसे पॉलिटी नहीं पूछ रहा है, अनुच्छेद माने पैराग्राफ होता है। क्या होता है, पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ कैसे बनता है, यानी ढेर सारे वाक्यों को मिला करके। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वाक्य उत्तर हो जाएगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी उत्तर बता पाएंगे। चलिए अगला बताइए दोस्तों, करा बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, जल्दी से बताइए। बेइंसाफी में देखिए 2 तरह की चीजें होती, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है दोस्तों ना, ये पहले लगता है। क्या लगता है, याद रखिए पहले लगता है। किसी शब्द के पहले एक ऐसा शब्द जिनको जोड़ करके अनेक शब्दों का निर्माण किया जा सके उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय हमेशा अंतिम में लगता है, ठीक है, लास्ट में लगता है, ठीक है, अंतिम में, आखिरी में लगता है प्रत्यय। तो यहाँ पर याद रखिए बगैर, बेइन और बेइंसा या फिर बे। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। क्या दिया आपसे, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बेइंसाफी में क्या उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, जल्दी से सोच के बताइए। तो याद रखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो जाएगा बे। क्या हो जाएगा, बे। वे नहीं होता, बे होगा यहाँ पे, ठीक है, कर लीजिएगा बे। तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बे से मिला करके बहुत शब्द बनते हैं। बे से हमने बना दिया बेइंसाफी, बे से हमने बना दिया बेईमान, होता है कि नहीं, बे से बना दिया बेजान, बेजोड़, बेहिसाब, बेईमान, बहुत सारे बन सकते हैं ना। तो याद रखिए इसीलिए बे क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा वाला। आगे बढ़ते हैं। करा किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुआ। मैंने आपको कहा प्रत्यय लास्ट में लगता है, अंतिम में लगता है। करा किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुआ है, अभियोग। तो अभियोग में देखिए यहाँ पर अभी जो है ये क्या है, ये आपका उपसर्ग होता है, क्योंकि अभी से बहुत सारे बनते हैं। अभियोग हो गया, अभियुक्त हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे, अभिमान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं। व्यायाम, रचयिता और सर्जनेच्छा। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर होगा जिससे प्रत्यय से बना है। याद रखिए रचयिता में अयिता प्रत्यय है। क्या है, याद रखिए रचयिता में कौन सा प्रत्यय है, रचयिता में अयिता। क्या होता है, अयिता।
रचयिता में अयिता प्रत्यय है तो इसको याद रखेगा। बाकी यहाँ पर अभियोग जो जरा इसमें अभी क्या है, अभी आपका उपसर्ग है। और यहाँ पे व्यायाम में भी आपसे एग्जाम में पूछता है तो व्यायाम में याद रखेगा, बड़ा कठिन है, लोग बहुत गलती करते हैं। व्यायाम में लोग करते हैं कि आम प्रत्यय है, आम प्रत्यय नहीं होता है, यहाँ पे उपसर्ग लगा है और व्यायाम में वी उपसर्ग है, गलती मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। हिंदी की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नांकित में विशेषण है, बताना आपको कि विशेषण क्या होता है, ठीक है। अरे विशेषण क्या करता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण यहाँ पे क्या हो सकता है, सुलेख, पुष्पित, हव्य या फिर पौरुष। तो यहाँ पे विशेषण क्या है, तो याद रखिए दोस्तों, हव्य जो यहाँ पर है ये आपका विशेषण होता है, क्योंकि हव्य का अर्थ होता है हवनीय। क्या होता है, हव्य का मतलब क्या होता है, हवनीय। अब अगर हवनीय दे देता तो सब लोग बता ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण पूछ रहा है तो विशेषता बताने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया हव्य का। बाकी जो आपका सुलेख दे रहा है, ठीक है, सुलेख यहाँ पर क्या है जल्दी बताइए। अरे सुलेख स्त्रीलिंग पुल्लिंग में काउंट किया जाता है तो पुल्लिंग में आता है, ठीक है। पुष्पित मतलब होता है पुष्पों से युक्त, तो वो भी अलग हो जाएगा, पौरुष एक अलग हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप, हव्य जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हव्य क्या है, एक तरह का विशेषण है, आप पढ़े रहेंगे तभी आप कर पाओगे। कारण निम्नांकित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, चलिए जल्दी से बताइए, जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौज, बांगरू, तेलुगु, अवधी। दोस्तों हिंदी में पूरा आपको 40 वीडियो के अंदर में पढ़ा के खत्म कर दिया हूँ। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर के 40 वीडियो को देख करके अच्छे से पूरी हिंदी आप रीड कर सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। पूरा हिंदी पढ़ा के खत्म कर दिया हूँ। हिंदी के नोट्स भी आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे study91.org पर। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या है, कौन सी बोली अथवा भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो तेलुगु दे रहा है, ठीक है, तेलुगु हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। हाँ, ये दक्षिण भाषा में बोली जाने वाली एक राजभाषा है, ठीक है, जो कि कहाँ बोली जाती है, तेलुगु कहाँ की भाषा बताइए। तेलुगु जो है अगर हम बात करेंगे तो द्रविड़ परिवार की भाषा है। कहाँ की भाषा है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। और ये बोली कहाँ पर जाती है, अगर ये आपसे पूछ दे तो आप बताइए कि तेलुगु जो है ये आंध्रा में बोली जाती है। तेलुगु आंध्रा से अलग हुआ तेलंगाना, तो जाहिर सी बात आपके तेलंगाना में बोली जाती है, ठीक है, यहाँ पे बोली जाती है। बाकी कन्नौजी और बांगरू ये जो दोनों दे रहा है दोस्तों, इसको पश्चिमी हिंदी में रखा जाता है और अवधि को पूर्वी हिंदी में रखा जाता है। सब आपको पढ़ाया गया है, आप वहाँ से देख करके वीडियो कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तेलुगु, ठीक है, ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है, जल्दी से बताइए। श्रीलंका में, भारत में नहीं पूछ रहा है, श्रीलंका में किस भाषा को मागधी कहा जाता है। प्राकृत, संस्कृत, पाली और सौरसेनी, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, श्रीलंका में चलती है पाली भाषा। क्या चलती है, पाली। बहुत पहले पाली हमारे यहाँ भी चला करता था। अरे गौतम बुद्ध जी के जो उपदेश हैं वो किस भाषा में है, पाली भाषा में है। और महावीर स्वामी के जो उपदेश संकलित किए गए हैं वो आपके किस भाषा में, वो प्राकृत में है, ठीक है। और हमारे जो वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ, ठीक है, जो पुराण, वो किस भाषा में, संस्कृत में, ठीक है। ये सब समझिए आप, एक एक अक्षर याद रखेगा। तो याद रखें, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा पाली भाषा को मागधी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए उपनिषदों की संख्या कितनी है ये बता दीजिए। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है सर, इसी एक नंबर तो मिलने वाला है। देखिए उपनिषदों की कुल संख्या है 108, ठीक है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए गुरु के समीप बैठना। कहाँ पर, गुरु के समीप बैठने को, बैठ करके ज्ञान ग्रहण करने को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग उपनिषद कहा जाता है। यानी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है। चलिए बताइए दोस्तों कि 6 वर्ड जो है ये किसके योग से बना है। 6 जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, क्षत्रज्ञ 3 होते हैं, और सख छह क्षत्रज्ञ, तो ये होते हैं दोस्तों जो आपके संयुक्त में आते हैं, ठीक है। 4 टोटल होते हैं संयुक्त में, जिसमें से एक आपका छ है, छत्री वाला, एक संयुक्त व्यंजन है। और एक किससे बना है, तो याद रखिए दोस्तों ये क और स से बना है। बात आती है दोस्तों क और स के नीचे हलंत रखा जाए या न रखा जाए, या एक में रखा जाए या दोनों में रखा जाए, तब आप क्या करोगे, तो छत्री में याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हलंत जो है दोनों में आता है, दोनों में, गलती मत करिएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे त्र को, ठीक है, तो त्र में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे त और र मिलाकर बनता है। यहाँ पे खाली त के नीचे हलंत होता है, र के नीचे नहीं होता है, ठीक है। और उसी तरह से दोस्तों अगर हम ज्ञ की बात करेंगे तो ज्ञ बनता है ज और स से, और ज के नीचे क्या होता है, हलंत होता है। यहाँ पे उसी तरह से क के नीचे हलंत होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा खटकोड़ वाला स होगा। इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर छ ये सब नहीं होगा, छोटा स बड़ा छ ये सब नहीं होगा, ठीक है। छत्री यहाँ पे क्या होगा, खटकोड़ वाला स होगा। तो याद रखिएगा क और स को मिलाकर क्या बनता है, क्ष बनता है,
करा हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, कुल संख्या कितनी है। एक लाइन की बात याद रखिए, जितना अंग्रेजी में है उसका दुगुना हिंदी में है। 26 दुना के कितना होता है, अरे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, आप पढ़ते हो ना 26 है, तो 26 दुना कितना हो जाएगा 52। तो याद रखिए हिंदी में कितने हैं दोस्तों, तो 52 है, याद रहेगा 52 है। अब 52 में भी कितने स्वर कितने व्यंजन, तो याद रखिए 13 जो होते हैं ये स्वर हैं, बाकी 39 जो है वो आपके व्यंजन है, जोड़ लेंगे तो 52 हो जाएगा। 13 39, 13 के 13, अब 13 का दुगुना एक तरफ कर दो, ठीक है, 13 तिया 39, 39 तीगुना कर लो, 13 तिया 39, 13 प्लस 13 का दुगुना यानी 3 बार हो जाएगा, 13 तिया 39 एक साथ और 13 एक साथ, बस ऐसे करके आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट कौन सा मानक वर्ड है, गजब क्वेश्चन दे दिया, कौन सा मानक वर्ड है। अब कई लोग परेशान, सर मानक वर्ड क्या होता है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों मानक वर्ड कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए होता क्या है, मानक वर्ड को हम लोग तालव्य भी बोलते हैं, मानक वर्ड को हम लोग क्या बोला जाता है, तालव्य भी बोला जाता है। तालव्य माने होता है जिनको आप तालु से बोलते हैं। आप देखो ना, देखो आपके यहाँ जो आप हिंदी पढ़ोगे ना, कुल मिला के 5 वर्ग मिलेंगे, एक क वर्ग होता है, एक च वर्ग होता है, एक आपका त वर्ग होता है, फिर आपका एक ट वर्ग होता है, एक मिनट गलत हो गया, पहले क वर्ग आता है, फिर आपका च वर्ग आता है, फिर आपका ट वर्ग आता है, फिर आपका त वर्ग आता है, फिर आपका प वर्ग आता है। देखो जब आप क बोलते हो ना, क की आवाज़ आपके कंठ से निकलती, गले से निकलती है। इसी तरह जब च आओगे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, तो जब गले से और ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, च च च, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ट मिलेगा, ऐसे त मिलेगा, ऐसे मूर्धा, देखिए कंठ आता है, मूर्धा आता है, ठीक है, तालव्य आता है, तालु से जो बोला जाता है, ओष्ठ आता है, जो ओठ से बोला जाता है, दंत दांत से बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे क को मानते हैं कंठ वाले हैं, उसी तरह च को मानते हैं कि तालव्य में आते हैं, ठीक है, च वाले को क्या मानते हैं, तालव्य में आते हैं। यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो हो सकता है आपको याद ना हो, देखिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इस वजह से टाइम लग सकता है। ट को दोस्तों मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा, क्योंकि ट बोलते समय आपकी जीभ मुड़ती है। ट में जितने हैं कुछ भी बोलना, ट जीभ मुड़ेगी, ठ जीभ मुड़ेगी, ड जीभ मुड़ेगी, ढ जीभ मुड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। और च को तालव्य क्यों कहा गया, आपकी जो जिह्वा है, जो जीभ है वो आपके तालू से जाके टच होगी, याद रखिए, बोलिए च, बिना जीभ को हिलाए च बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से त दोस्तों दंत होता है, ठीक है, अब हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, दंत दांतों को सटा करके त थ द ध न पढ़ा जाता है। अब प होठ को सटा के मिलता है, इसलिए यहाँ पर इसको दंत वर्ड कहते हैं, इसको ओष्ठ वर्ड कहते हैं, ठीक है, तो इसको ओष्ठ वर्ड, बिना होठों को सटाए प फ ब भ म बोल के दिखाइए, होठ तो सटना ही सटना, बिना सटाए नहीं बोल सकते, ठीक है, टच तो होना ही है, इसीलिए। तो मानक वर्ड किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा तालव्य वर्ड को ही मानक वर्ड कहते हैं। अब जो नहीं पढ़े हैं कभी जिंदगी में वो क्या करेंगे, गलत करके आएंगे, तो याद रखिएगा तालव्य वर्ड को ही मानक वर्ड कहते हैं। और यहाँ पर केवल च वाली सीरीज में क्या आता है, ध तो आएगा नहीं, ख तो आएगा नहीं, भ भी नहीं आएगा, तो झ आता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह अगर ज भी दे देता तो भी सही हो जाता, ठीक है, तो ये करके आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर ज्ञ वर्ड किन वर्डों के सहयोग से बना है, बताइए। अभी पीछे ही आपको बताएं वो दोस्तों कि ये ज और इया के सहयोग से बना हुआ, किससे, ज और इया, ठीक है। या कभी कभी दोस्तों ज और श नहीं करेंगे, श देखिए वो यज्ञ होता है, ठीक है, ये इया होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, पीछे शायद मैं कहीं पे स लिख दिया था, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ज और इया के संयोग से क्या बनता है, ज्ञ बनता है, ज्ञ, ज्ञ में ज और इया, और ज के नीचे हलंत होता है, ठीक है। पीछे जो मुझे आ रहा है मैं कुछ गलत किया हूँ उसको आप सही कर लीजिएगा, टेंशन मत लिया करिए, आराम से पढ़ते चलिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करें हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, अरे पूरी की पूरी श्री कृष्ण जी ने लीला रच दिया वहाँ जाके, ठीक है, तो कहाँ पर, वृंदावन मथुरा क्षेत्र में ये ब्रज भाषा बोली जाती है। करा कि अब क्वेश्चन तो आपका अलग ही दे रहा है, करा हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, राजभाषा, नहीं नहीं नहीं, राजभाषा नहीं है, ठीक है। राजभाषा किसे बोलते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे बंगाल में बंगाली बोला जाता है, ठीक है, गुजरात में गुजराती चलता है, पंजाब में पंजाबी चलता है, महाराष्ट्र में मराठी चलता है, गोवा में कोंकणी चलता है, ठीक है, इस तरह से। तो वहाँ को इस पर्टिकुलर क्षेत्रीय भाषा है, वो नहीं करेंगे तकनीकी भाषा, कंप्यूटर तो है नहीं कि तकनीकी भाषा आ जाए। राष्ट्र भाषा तो आज तक हमारे देश की कोई नहीं है, ठीक है, याद रखिए, देश की भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। काव्य भाषा, याद रखिए, इसमें बहुत सारे काव्य की रचना हुई है, तो ब्रज भाषा को आप बोल सकते हो कि यह काव्य भाषा है, क्योंकि बहुत सारे कवियों ने काव्य भाषा के रूप में जो है इसमें बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। उद्धव उद्धव का नाम सुने ना, उद्धव हो गए, सूरदास हो गए, इन लोगों ने काव्य भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है।
यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम क्या है, आपको बताना है। राजस्थानी भाषा किससे निकली है दोस्तों, आपको पढ़ाया गया हिंदी में, अब आप नहीं पढ़े हो, गलती है, मिस्टेक है, पढ़ो जाके, ठीक है, डिटेल में पढ़ाए हुए चैप्टर। याद रखिए राजस्थानी जो भाषा है वो निकला हुआ है सौर सेनी से। किससे निकला हुआ है? राजस्थानी भाषा सौर सेनी से निकला हुआ है, या अगर इसके और भी पीछे जाएंगे तो आप कह सकते हो पश्चिमी हिंदी से निकला हुआ है। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही सौर सेनी आता है, और सौर सेनी के अंदर से क्या निकला? राजस्थानी भाषा निकला है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो ब्राचड़ दे रहा है, अगर आपसे पूछे अलग अलग ही बता दे रहा हूँ। ब्राचड़ अपभ्रंश से दोस्तों पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया, ठीक है, ये सब निकले हुए हैं। यहाँ तक कि हाँ, पंजाबी सिंधी हो गया। महाराष्ट्री से आपका मराठी भाषा का उद्भव हुआ है, ठीक है। मागधी से आपका जो है बिहारी हिंदी का उद्भव हुआ है। सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ढूंढाड़ी बोली जाती है, नंबर जरूर बताइएगा कितना नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए बताइए ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली जो है ये जयपुर में बोली जाती है, ठीक है। अब जयपुर जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान के लोकेशन में, पश्चिम में है, पूरब में है, उत्तर में, दक्षिण में। सर क्या बताएं, आप तो ऐसा ऑप्शन बना दिए हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं। कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। याद रखना जो जयपुर है पूर्वी राजस्थान में आता है। कहाँ पर आता है? पूर्वी हिस्से में आता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। तो ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थानी है। और ढूंढाड़ी जो है राजस्थानी हिंदी की उपभाषा भी मानी जाती है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए इसका उद्भव भी जो है सौर सेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। ब्रज भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है? सौर सेनी से हुआ है। और सौर सेनी किसके अंडर में? पीछे बताया हूँ पश्चिमी हिंदी भाषा में आता है, ठीक है। देखिए पश्चिमी हिंदी भाषा में बहुत सारे आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप एक बार में याद कर लो, ठीक है। अभी तो यार हम लोग बहुत टेस्ट सीरीज करने वाले हैं इस तरह की, ठीक है। रट जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हम लोग को जीएस में कुछ नहीं बचता है, मुझे तो क्वेश्चन ही मिलता है पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। जैसे ब्रज भाषा आपका हो गया, जैसे आपका खड़ी बोली का विकास हो गया, वो भी आपकी किसके तहत है? हिंदी, पश्चिमी हिंदी के तहत है, ठीक है। जैसे आपका हरियाणवी हो गया, हरियाणा वाला हो गया, जैसे आपकी कन्नौजी हो गई, बुंदेली हो गई, दक्षिणी हिंदी हो गई, इन सबको किसके अंडर में रखा जाता है? ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत में आने वाली हैं। तो सौर सेनी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर जल्दी दीजिए। ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जानते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे देता आपको कि वृंदावन, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ना ब्रज से समझ जाते हैं कि लगता है ब्रज की बात हो रही, वृंदावन की बात हो रही है, मतलब वहाँ पे सौर सेनी चलता है, तो हो सकता है वो सही हो जाएगा। या काव्य भाषा ऐसे कर कुछ दे देता, लोग उसको टिक करते, मत करिएगा। ब्रजबुली दोस्तों ये पुरानी बांग्ला को बोला जाता है, पुरानी बांग्ला को, ठीक है। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली कहा जाता है। और दोस्तों बंगाल में जो है बहुत एक से एक लोग रहे हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के रहे हैं प्रमुख, ठीक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, वो कहाँ के थे? वो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उनकी रचनाएं, उनके उपदेश, उनके जो भी रचित किया गया है वो सब ब्रजबुली भाषा में ही किया गया है, ठीक है। तो ब्रजबुली जो है ये किससे बिलोंग करती है? पुरानी बांग्ला का नाम है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? गजब क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। शुरुआत में आपको बताया दोस्तों याद रखिए संस्कृत से जन्म हुआ है पाली का, ठीक है। पाली से ही टूट करके निकला अलग से प्राकृत भाषा, अब प्राकृत ही आगे चल के खड़ी बोली में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे करके, और इसी से अपभ्रंश से खड़ी, ठीक है, ऐसे करके पूरा सेगमेंट है इसका, तो याद रखिएगा। तो अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश माने होता है उससे टूट फूट कर उसका बिगड़ा स्वरूप किसको माना जाता है? तो पाली को माना जाता है। पाली का बिगड़ा स्वरूप प्राकृत को माना जाता है, प्राकृत का बिगड़ा स्वरूप खड़ी बोली में चला जाता है, या अपभ्रंश जाता है। अपभ्रंश जो है वो हिंदी में आ जाती है, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? जल्दी बताइए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? कह रहा लिपि से। लिपि किसको बोलते हैं? अरे जो लिखने का तरीका है, जैसे हमको किसने सिखाया कि एक डंडा लो, यहाँ पे जीरो बनाओ, फिर ऐसे लटका दो, एक क हो गया, ठीक है। अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क, तो इसको बोला जाता है। इसी तरह अलग अलग भाषा में दोस्तों अलग अलग लिपियाँ होती है। तो आपके लिखने की जो स्टाइल है वही क्या है? लिपि। हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि में, जबकि अशोक वगैरह, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह वो लोग ब्राह्मी लिपि में लिखा करते थे। तब ब्राह्मी लिपि में, आर्मेयिक लिपि में होता था, खरोष्टी लिपि होता था, वो लिपि अलग होती है, इसलिए तो लोग उसको पढ़ नहीं पाते थे। वो हिंदी तो होती नहीं थी कि आप उसको पढ़ पाओ, ठीक है। तो याद रखने का
तो अभी हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि में। आपसे पूछ रहा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, लिखित भाषा से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, भाषा का जो शुद्ध रूप माना जाता है वो लिखित भाषा होता है। भाई जिस चीज़ में मतलब जो वाक्य या जो अनुच्छेद, जो पैराग्राफ, जो भी सूचना आप लिखते हैं, जब वो स्पष्ट रूप से सामने वाला पढ़ लेता है, भाई कैसे पढ़ पाएगा? अब आप सैम्पल में बना देंगे, हम कहें ये क लिखा हुआ है, तो कैसे आपको पता चलेगा? ये मैं आपसे पूछें क्या लिखा हुआ है, तो अगर आप जानते हो, मैं बताया हूँ कि क लिखा हुआ तो बता देंगे। अगर मैं कहूँ ये क लिखा तो ये लिख मानेंगे क, ठीक है। तो अलग अलग, यानी ऐसी भाषा होनी चाहिए, लिखित भाषा, जो हर कोई समझ सके और ये भाषा का शुद्ध रूप माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आते हैं, लोग गलत करके आते हैं। अगला देखिए, कह रहा हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कैसे हुआ है? अभी पीछे तो आपको बताया हूँ, ठीक है। हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कैसे हुआ है? पाली प्राकृत से कह सकते हो भाई, लौकिक संस्कृत से तो कह नहीं सकते। क्यों? वहाँ से टूटे फूटे रूप में आपका पाली आया, पाली से प्राकृत, अब प्राकृत से निकला है, तो आप यहाँ पे प्राकृत करिए। सबसे बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। कह रहा है एक मनई के दुई बेटवे रही, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार होसा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है? कहाँ पर इस तरह की बोली का इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछते हैं पैराग्राफ वाले, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या सही है। दोस्तों भोजपुरी है यार, मूवी नहीं देखते हैं क्या? एक मनई के दुई बेटवा रहे, ठीक है, ये भोजपुरी है। क्या है? ये भोजपुरी। और भोजपुरी का जो केंद्र है वो भोजपुर को माना जाता है। पुराने समय में भोजपुर मतलब क्या था? ये आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, बिहार, ठीक है, ये वाला जो बेल्ट है हमारा यही है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे अलग से पूछना चाहता हूँ दोस्तों, भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है? बताइए। भोजपुरी का भारतेंदु भारतेंदु बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है। तो उसी तरह से आपको बताना कि भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहते हैं, तो याद रखें दोस्तों, भिखारी ठाकुर को। गजब नाम है, याद भी रहेगा आपको, ठीक है। भिखारी ठाकुर को क्या मानते हैं? भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा तो पीछे मत हटिएगा, बता के आइएगा। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी गलत लिखा हुआ, देसी ऐसे नहीं, देसी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। वैसे शराब की दुकानों पर लिखा रहता तो इतना तो याद ही हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बताइए कि स्वयंभू किस भाषा को देसी, एक मिनट, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा? अच्छा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, टिपिकल भी है। जल्दी से बताइए दोस्तों, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? किस भाषा को देसी भाषा कहा है? अपभ्रंश को। किसको? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। स्वयंभू नाम है, ठीक है। स्वयंभू इनकी रचना है दोस्तों, इनकी रचना का नाम है पौमचर्यू। क्या नाम है? पौमचर्यू, ठीक है, इनकी रचना का नाम है। और स्वयंभू अपभ्रंश को देसी भाषा मानते हैं, जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसको देसी भाषा मानते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको कहा जाता है, नाम है अपभ्रंश, स्वयंभू, ठीक है। तो याद रखिएगा अपभ्रंश। कह कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? हिंदी का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर हुआ है? महाभारत में, रामायण में, ऋग्वेद में, अवेस्ता में। अवेस्ता का पूरा नाम था जिंद अवेस्ता। क्या नाम था? जिंद या जिंद अवेस्ता, ठीक है। तो जिंद अवेस्ता याद रखिएगा, ये सही उत्तर है। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में हुआ है। अब कौन करेगा? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप तो गलती करके आओगे ना, क्योंकि आप तो लगेगा भाई कि ये तो हमारे यहाँ का ग्रंथ है नहीं, ये ईरानी ग्रंथ है, ईरान देश का ग्रंथ है, तो ईरानी ग्रंथ में हिंदी भाषा का कैसे मिल जाएगा? लेकिन है, ठीक है। याद रखिए, अवेस्ता में और ऋग्वेद में काफ़ी समानता पाई जाती है, और अवेस्ता में सर्वप्रथम हिंदी का उल्लेख भी हुआ है, जबकि ऋग्वेद तो वो लौकिक संस्कृत में लिखा गया है, और रामायण महाभारत भी उसी तरह से है। तो इसको आप याद रखिएगा। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को के कितने लक्षण बताए हैं? महात्मा गांधी जी ने कितने लक्षण बताए हैं? तो महात्मा गांधी जी ने याद रखिए राष्ट्रभाषा के कितने बताए? 5 लक्षण बताए थे। कितने लक्षण? 5 लक्षण बताए थे। कौन कौन सा लक्षण बताया था? उन्होंने बताया कि राष्ट्रभाषा ऐसी हो जो सरल हो, जो सहज हो, जो देश को एकता के बंधन में बांध सके, ठीक है। ये उनके आधार थे। इस तरह से कुल 5 लक्षण महात्मा गांधी जी ने बताए थे, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जल्दी से बता दें दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो जाहिर सी बात है हिंदी ही होगा, तो हिंदी बिल्कुल सही है। याद रखें, भारत में आज भी 42% से लेकर के 45% तक लोग जो है क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो ऑफिशियल डेटा है वो 42 है, लेकिन अब बढ़ते हुए समय के अनुसार अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिंदी को लगभग 42% लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बोली के रूप में। इसको याद रखिएगा, ये प्रथम भाषा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी